आज हम लोग अनुच्छेद जो 4 आर्टिकल 4 आज उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर आर्टिकल 4 कहता क्या? आर्टिकल 4 बोलता है कि पहली अनुसूची। आर्टिकल 4 कहता है कि पहली, आर्टिकल 4 सेकेंड एंड जो थर्ड क्या है, ये आर्टिकल है। आपको मालूम है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप मेरी पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि सेकंड में जो भारत देश में, यानी कि भारत देश के बाहर जितने भी राज्य, मतलब जितने भी एक ज़मीन के टुकड़े हैं, उनको अगर मिलाना है भारत में, तो पहले ये एक एक्वायर्ड ट्रीटी बनेंगे। क्या बनेंगे? ये एक एक्वायर्ड एरिया रहेगा, और इस एक्वायर्ड एरिया को जब भारत में आ जाएगा तो ये एक्वायर्ड एरिया रहेगा। फिर इसको एक स्टेट के तौर पे एक क्या करेंगे, दर्जा देंगे। जब ये स्टेट बन जाता है तो इसके कुछ प्रावधान रहेंगे कि इसे कितनी सीट देने, कितनी राज्यसभा सीट देनी, कितनी लोकसभा, क्या ये सब आवंटन करना पड़ेगा। तो ये सारे जो काम होंगे वो किसके अधीन किए जाएंगे? वो इसी आर्टिकल 4 के तहत किए जाएंगे। एंड सेम ऐसा कि मौजूदा भारत में अगर कोई स्टेट है, उसके नाम में परिवर्तन करना है या फिर उसके क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, तो ये सब किसके अधीन किया जाएगा? ये किया जाएगा आर्टिकल 4 के अंतर्गत। तो वही कहा जा रहा है कि जो फोर्थ ये आर्टिकल है, उसमें कहा गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक। अनुपूरक मतलब क्या होगा? सप्लीमेंट जो है, ये सब किसके अधीन किए जाएंगे? ये आर्टिकल 4 के अधीन किए जाएंगे। अब इसमें खास बात क्या है कि अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों से क्या है, सीधा संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 2 एंड 3 में जो संशोधन किए जा रहे हैं वो पावर किसके द्वारा मिल रही है? वो अनुच्छेद 4। ऐसे कानून प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि जो ये कानून है वो कहाँ कहाँ संशोधन करेगा? प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल, एंड चतुर्थ अनुसूची यानी कि आपका फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? जब फर्स्ट शेड्यूल आप देखेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में पाएंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। जब भी आप किसी स्टेट में यानी कि राज्य में या संघ क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो आपको डायरेक्टली इसमें फर्स्ट शेड्यूल में परिवर्तन करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो नाम है, उनके जो राज्य क्षेत्र हैं, वो सब किस में लिखा हुआ है? यानी कि कोई नाम और कोई उसका कहाँ तक क्षेत्र है, वो सब किस में लिखा हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल में। यानी आप कोई नया राज्य बना रहे हैं तो भी इसमें आपको फर्स्ट शेड्यूल में ऐड करना पड़ेगा। और फोर्थ शेड्यूल में क्या है? फोर्थ शेड्यूल में कहा गया कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। क्योंकि अगर आप कोई भी राज्य बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व तो भी भेजना पड़ेगा। जब प्रतिनिधित्व तो भेजना पड़ेगा तो आपको वहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि राज्यसभा में उस राज्य से कितने प्रतिनिधि जाएंगे। राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि जाएंगे। तो अब इस राज्य, अगर मान लीजिए राज्य ए बना है तो इसमें कितने प्रतिनिधि जाएंगे, यह आपको तुरंत डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कि आपको फोर्थ शेड्यूल में भी संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि बताना पड़ेगा कि हमारे राज्य ए से 4 लोग जा रहे हैं, 4 प्रतिनिधि जाएंगे, यानी कि हमें राज्यसभा में 4 सीटें चाहिए। ठीक है। तो आपको मालूम हो गया कि आप जैसे ही फोर्थ शेड्यूल आपको क्या करता है, आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी संशोधन होगा तो वो शक्ति देता है कि प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में भी संशोधन करिए। इनमें पूरक, अनुषंगिक और परिणाम स्वरूप आवश्यक प्रावधान भी किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई मान लीजिए स्टेट ए बना दीजिए कि तो केवल स्टेट ए बना देने से काम नहीं हो जाता है। इसके रिगार्डिंग और भी जो ज़रूरी संशोधन रहते हैं वो सब किए जाते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो वो सब किस में किया जाता है? ये आर्टिकल 4 के तहत ही किए जाते हैं। ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े जो कानून, आवश्यक कानून होते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। शेड्यूल अमेंडमेंट यानी कि 1 एंड 4 कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस, यानी सीट और प्रतिनिधित्व और अन्य संबंधित मामले जो होते हैं उसका क्या होता है? आवश्यक परिवर्तन होता है। ये एक खास बात और करता है
आप कहोगे कि हमें संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके थ्रू मिलती है? आर्टिकल 368 के तहत मिलती है। लेकिन ये मना करता है, कहता है कि लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट ट्रीटेड ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर आर्टिकल 368। ये बोल रहा है कि आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं ना, उसे नहीं माना जाएगा आर्टिकल 2 और 3 में अगर संशोधन किया गया है तो। यानी कि 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन होंगे वो संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद 368 की जो विशेष प्रक्रिया होती है उसकी हमें आवश्यक ही नहीं होती। क्यों? आपको मालूम है कि जब आपको किसी राज्य में, मान लीजिए राज्य का नाम बदल करके ए से बी करना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले राष्ट्रपति यानी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति बोलेगा ठीक है इसे लेके आ जाओ। फिर इस बिल को आप कहाँ पे पास पेश करेंगे? ये करेंगे आप पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जैसे ये बिल पेश हो जाता है तो प्रेसिडेंट होते हैं, मान लीजिए कि मुंबई राज्य, इसी का नाम चेंज करना है तो प्रेसिडेंट क्या काम करेंगे कि इस बिल को मुंबई से संबंधित है तो मुंबई के पास भेजेंगे। तो मुंबई की जो विधानमंडल होगी वो उसमें जो भी चेंजेज वेंजेज करने रहेंगे, मतलब एक व्यूज अपना एक रॉय ओपिनियन देगी। उस ओपिनियन को प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, फिर वो जो बिल है वो फिर वापस पार्लियामेंट में आएगा और पार्लियामेंट जब इसको पास कर देगी तो फिर प्रेसिडेंट जो है उस पर साइन कर देंगे और जैसे ही साइन करेंगे वो क्या होगा? कानून लागू हो जाता है। अब यानी कि अब उसका जो नाम है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कोई विशेष संशोधन की प्रक्रिया नहीं होती। आर्टिकल 2 जो है वो आपको मालूम है कि जो नए राज्यों को संघ में शामिल करने की बात होती है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो संघ में पहले से शामिल ना हो। संघ का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब कि किसी भी क्षेत्र को भारत में मिलने की आज़ादी है लेकिन भारत से अलग होने की आज़ादी नहीं है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि मौजूदा जो राज्यों का गठन है और उनकी क्षेत्र हो गया, सीमा हो गई, नाम हो गए, उसमें जो परिवर्तन है वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है, लेकिन जो भारत के एरिया होंगे उन्हीं का। और आर्टिकल 4 इन दोनों को क्या करता है? इन दोनों को शक्ति देता है इसमें संशोधन करने की। तो वही है कि जैसे कुछ याद रखेगा कि अनुच्छेद 4 का सीधा संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 2 और 3 से है। ठीक है, ऐसे कानून जो है प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में बदलाव कर सकते हैं। इस कानूनों के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है? आवश्यक नहीं होती है। और एक सवाल है कि जैसे आर लॉज अंडर आर्टिकल 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368, मतलब कि जो कानून 2 और 3 के तहत संशोधन आए हैं वो क्या आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन माने जाएंगे, यानी कि संवैधानिक संशोधन माने जाएंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं माने जाएंगे। ये कौन शक्ति दे रहा है? आर्टिकल 4। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बना कानून अनुच्छेद 4 के अनुसार क्या माना जाएगा? तो वो ऑर्डिनरी लॉ है, यानी कि एक सामान्य कानून है जिसका पर्पज क्या है? आपका 2 और 3 में बदलाव करना।